हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासेस हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। फिर हम एक टॉपिक पढ़े थे IFRS, जो कि हम वो कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंड AS। इंडिया का जो AS है बेसिकली पॉपुलरली नोन एज इंड AS, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता रहा था कि कहाँ से लाया गया है। IFRS को कॉपी करके बनाया गया है अपना इंड AS। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है IFRS और इंड AS के बीच में। कॉपी हुआ है, कॉपी हुआ रहेगा तो सिमिलैरिटी रहेगा ही उसके अंदर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, PDF जो भी यूज़ हो रहा है वो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बाकी कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कर सको, क्योंकि ये जो फ्री में हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो हैं इस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, पसंद आया तो हाँ बोलना, नहीं पसंद आया मना करना, कमेंट करना, लेकिन कम से कम हमको पता चलेगा कि कैसा लग रहा है वीडियोस हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि उसी हिसाब से हम लोग आगे फर्दर वीडियोस बना सकेंगे। एक डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ से टाइमली वहाँ पे तुमको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इंड AS। ठीक है, देखो जो हमारा इंडिया का AS है वो है इंड AS। एट द सेम टाइम बिजनेस एनवायरमेंट लॉज इन एवरी कंट्रीज आर डिफरेंट। हर कंट्रीज में लॉ अलग अलग है। देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दैट विल अप्लाई इन ऑल दी कंट्रीज। ये तो हम पहले से जानते हैं, IFRS में भी हम पढ़े हैं ये बात। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, जो कि बाद में बना था, पहले IASC था, कमेटी था, उसको बोर्ड किया गया था। ठीक है, has issued such standards termed as IFRS. इंडिया इंस्टेड ऑफ एडेप्टिंग IFRS, इंडिया तो IFRS को अडॉप्ट नहीं किया। इंडिया इंस्टेड ऑफ एडॉप्टिंग IFRS डिसाइडेड टू प्रिपेयर इट्स ओन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इक्विवेलेंट टू IFRS। तो ये जो इंड AS बनाया गया है इंडिया के द्वारा, इंडिया का शॉर्ट फॉर्म में इंड लेकर इसको पॉपुलरली इंड AS इसीलिए बोलते हैं, इंडिया का AS है और IFRS से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, इक्विवेलेंट ऑलमोस्ट IFRS के साथ। Thus, Ind AS can be said to be converged standards of IFRS. The accounting standards are known as Indian accounting standards. इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है इंड AS। अब इंड AS किसके ऊपर एप्लीकेबल है पहले तो हमको ये देखना है, क्योंकि इंड AS में ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं जिसको कंप्लाई करने के लिए हो सकता है थोड़ा सा खर्चा हो जाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का। तो छोटे मोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट वो बर्डन देना नहीं चाहता इंड AS का, क्योंकि वो लोग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन एक ही एरिया में काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, या उनका उतना कैपेसिटी नहीं है, उतना टर्नओवर नहीं है, उतना कैपिटल नहीं है कि वो लोग ग्लोबल लेवल पे पहुंच सके। तो उनको उनका अकाउंटिंग को ग्लोबल के साथ सेम करने का कोई खास ज़रूरत नहीं था। इसीलिए कुछ ही कंपनीज के केसेस में इंड AS एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे नोटिफाई किया गया है किनके ऊपर पहली बार इंड AS लगेगा। ठीक है, देखना। इंड AS are notified under the Companies Act 2013 and are applicable to companies. Point number 1, listed on the stock exchange. तो पहली बात हो गया लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, उनके ऊपर तो एप्लीकेबल है ही। नेक्स्ट, हैविंग नेट वर्थ ऑफ, कितना का नेटवर्थ, 250 करोड़ या उससे ज्यादा, मतलब बड़ी कंपनी के ऊपर। एंड देयर होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स, मतलब उनका जो अदर कंपनीज है जहां पे उनका इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि सब्सिडियरी होल्डिंग कंपनी, जो कि तुम पढ़े होगे सब्सिडियरी होल्डिंग क्या होता है। अगर नहीं भी पता है तो ऐसा सोचो कि उसके ब्रांचेस सोच लो तुम एक बार के लिए, बाकी तो कंपनी लॉ में हम पढ़ेंगे वो चीज। एक बार के तुम ऐसा सोचो कि उसका जो और ब्रांचेस जो है और जो दूसरी कंपनीज है उसकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो सारे के ऊपर भी वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बिसाइड द अबव अदर कंपनीज में अडॉप्ट इंड AS वॉलंटरीली। कोई अगर इंड AS अडॉप्ट करना चाहे तो बाकी कंपनी अपने इच्छा से वो कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, मैंडेटरी नहीं है बाकियों के ऊपर। इनके ऊपर क्या है, मैंडेटरी है इनके ऊपर।
The objective behind issuance of Ind AS is to prepare financial statements of a company on the lines of internationally accepted accounting principles and practices. पर्पस क्या Ind AS इशू करने का, ताकि जो हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है IFRS, सब कंट्री उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा जो अकाउंटिंग हो IFRS से मिलता जुलता हो, ताकि बाकी जो कंट्रीज का अकाउंटिंग है वहां पे जो रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज यूज्ड है हमारे अकाउंटिंग में भी वही चीज यूज हो. ठीक है, ये बेसिक पर्पस है. एंड कंप्लाइंग विद द कंट्रीज बिजनेस एनवायरमेंट एंड लॉज. ठीक है, पहला पॉइंट. Ind AS are principle based while accounting standards are rule based. मतलब यहाँ पे लॉजिक बताया हुआ है, प्रिंसिपल बताया हुआ है. ठीक है, देखना. बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ Ind AS इज नॉट एप्लीकेबल अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3. जिनके ऊपर Ind AS एप्लीकेबल नहीं हो तो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाते हैं. ठीक है, इट मीन्स अ बैलेंस शीट आइटम शुड बी डिपिक्टेड अंडर द प्रेस्क्राइब हेड. इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, Ind AS do not prescribe any form of balance sheet. They prescribe the item should be shown in the balance in accordance with the principle associated with them. तो क्या हो गया, जो AS है उसमें लिख दिया गया ये करना है, तो फिर सबको वो कर रहे हैं, वो क्या हो गया, रूल हो गया. ये रूल है, सबको ये रूल मानना पड़ेगा. ये हो गया AS. लेकिन Ind AS ऐसा नहीं है कि ये रूल है ये सबको मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. वो प्रिंसिपल है, गाइडलाइंस दे दिया. अब हर कंपनी उसको अपने हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से उसको क्लासिफाई कर सकता है. तो थोड़ा सा ज्यादा पावर किसके पास है, कंपनीज के पास है. यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स लॉजिक ये सब बता दिया गया, बाकी वो लोग उसके हिसाब से क्लासिफाई कर रहे हैं. लेकिन एएस में कुछ नहीं, एएस में सीधा ये करना है बता दिया और फिर वो तुमको करना पड़ेगा. ठीक है. Ind AS इन्वॉल्व, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग, जो मैं पिछले क्लासेस में बता रहा था. Ind AS किसके तरफ गया है, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग. मतलब मार्केट वैल्यू, करंट वैल्यू ऑफ थिंग्स टू बी रिकॉर्डेड. आज जैसे एसेट खरीदते हैं, एसेट में हम लोग पुराने में क्या करते थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट था. ये पिछले क्लास में बता रहा था मेरी बात. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या, जितना में खरीदे उतना में उसको रिकॉर्ड करते थे. ये चल रहा था अकाउंटिंग में एएस के अंदर. लेकिन IFRS या Ind AS इसको बदल दिया. अब फेयर वैल्यू अकाउंटिंग आ गया. मतलब एसेट्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इन द करेंट मार्केट वैल्यू. भले ही हम उसको बेचेंगे नहीं, फिर भी हम उसको मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड कर रहे हैं. ठीक है. तो अकाउंटिंग जो है फेयर वैल्यू की तरफ जा रहा है, मार्केट वैल्यू की तरफ जा रहा है. ठीक है, देखना. Unlike accounting standards, Ind AS prescribes that assets and liabilities of a company may be shown at the fair value as on the date of the balance sheet. But financial statement securities should be valued at fair value. Thus, in fact, when fair value is adopted for fixed asset, depreciation is not charged on the cost of the asset. अब asset के cost पे depreciation नहीं लगेगा. पहले क्या होता था, जितना रुपए का asset खरीदे, इसी यूनिट में पढ़ेंगे हम depreciation भी, चिंता मत करो. तो जितना में हम एसेट खरीदे उसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते रहते थे, या तो SLM या फिर WDV में. याद होगा तुमको, 11-12 में पढ़े हो तुम ये. ठीक है. अब यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है, तो हम देखेंगे पिछले साल के एंड में कितना मार्केट वैल्यू था और इस साल के एंड में एसेट का कितना मार्केट वैल्यू है. दोनों का कंपैरिजन में हम देखेंगे कितना डेप्रिसिएशन हुआ या फिर कितना एप्रिसिएशन हुआ. ठीक है. बट it is valued as on the date and the difference in opening and closing valuation debited or credited to P&L account. जो कि मैं बोल रहा हूं कि अब एसेट के कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन नहीं लगाना है, वो तो गया हिस्टोरिकल कॉस्ट में, पहले करते थे वैसा. अब फेयर वैल्यू अकाउंटिंग किसके तरफ चला गया है कि मार्केट में वैल्यू कितना है. तो पिछले साल के एंड में मार्केट वैल्यू कितना था और इस साल के एंड में मार्केट वैल्यू कितना, अगर उस दोनों को हम कंपेयर कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना डिप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन है एसेट में. क्लियर है इतना. नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ Ind AS. Ind AS का मतलब क्या है. इंडिया का AS है जो कि IFRS को कंप्लाई कर रहा है. Ind AS आर सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय कंपनीज एक्ट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है that converge with international financial reporting standards.
Ind AS are based on sound and clear stated principles and therefore Ind AS are said to be principle based accounting standard. वर्ड सुना सुना लग रहा है, ये वर्ड सारा ये सब IFRS का वर्ड है, कॉपी किए हैं ना हम लोग, बताया था ना क्लासेस में, कॉपी किए हैं हम, तो कॉपी किए हैं तो वर्ड्स मैच कर रहा है IFRS से. दिस कॉन्ट्रास्ट with accounting standards that are applicable to companies on which Ind AS are not applicable, which are rule based accounting standards. तो IFRS से कॉपी है लाइन पूरा का पूरा. ठीक है. नेक्स्ट, अंडरलाइंग एजम्पशन. इनका दो ही एजम्पशन है जो कि हम जानते हैं. एक है गोइंग कंसर्न, मतलब आज अगर एक बिजनेस हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम लोग इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए करेंगे, हमारा कोई भी अभी इंटेंशन नहीं है बिजनेस को क्लोज डाउन करने का. ये हमारा पहला एजम्पशन है. और दूसरा जो सबसे बेसिक एजम्पशन है अकाउंटिंग का, वो है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो बोलता है कि ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड और पेड. ठीक है, ये बहुत बार आ चुका है. उसके बाद इंड एएस में कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, तो ये हम कैसे डिसाइड किए, ये हमको नहीं पता चल रहा था क्या बनाए. जब इंड एएस बन रहा था ना, हम चिंता में पड़ गए क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा इसमें. फिर हम क्या किए, IFRS को देखे. IFRS वाले नहीं दे रहे थे अपना, हम एक बार दे दे, कॉपी नहीं करेंगे, एक बार दे दे, खाली एक बार मांग के ले आए. हम थोड़ा हम पढ़ लिए कैसे कैसे क्या क्या लिखा हुआ है. हम बोले ले, बोला देख कॉपी मत करना, बोला नहीं करेंगे कॉपी. हम कॉपी करते हैं, हम नहीं करते कॉपी नहीं करेंगे. फिर हम क्या किए हम कॉपी कर दिए. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनता है इसके अंदर एग्जैक्टली सेम है किसके साथ, IFRS के साथ. ठीक है, देखना. सबसे पहला बोलता है बैलेंस शीट बना दो, इसमें एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी ये सब लिखना. ये पहले वहां पे भी बनता था. स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ये भी हम बनाते थे, पिछले क्लास में बताया था. इक्विटी का मतलब क्या था, कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड समझ लो. तो मालिक के पैसे में कितना बढ़ा हुआ क्या कितना कम हुआ, उसको बोलते हैं चेंज इन इक्विटी. स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो PNL था, जिसके अंदर हम लोग क्या लिखते थे, कहाँ कहाँ से पैसा कमाई हुआ रेवेन्यू, और कहाँ कहाँ पैसा खर्चा हुआ दैट इज एक्सपेंसेस. ठीक है. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो था. कैश फ्लो याद है, कैश इनफ्लो कहाँ कहाँ से हुआ और कैश आउटफ्लो कहाँ कहाँ पर हुआ, उसको लिखना. और लास्ट था सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हम फॉलो किए उसको डिस्क्लोज करना. तो ये सारा का सारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, ये सब कुछ एग्जैक्टली कॉपी करता है किसके साथ, IFRS के साथ. क्योंकि IFRS में भी यही सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बोला था और इंड एएस के अंदर भी यही सारा बोला हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, वैल्यूएशन. वैल्यूएशन तो फेयर वैल्यू है, हमको तो पता ही है. एएस के अंदर था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. सबसे जो फेमस चीज IFRS या इंड एएस का, वो तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है. ठीक है, देखना. Ind AS prescribe that every company shall value its financial assets, securities at fair value, whereas other assets can be valued at historical cost or at fair. तो बड़ा सिक्योरिटीज को तो फेयर वैल्यू में करना ही है, बाकी एसेट को कॉस्ट पे भी कर सकते हो या फेयर वैल्यू पर भी. बट विच एवर ऑफ द टू मेथड एडेप्टेड shall have to be consistently followed. ऑब्वियस सा बात है, अकाउंटिंग के अंदर हम क्या चाहते हैं, कंसिस्टेंसी चाहते हैं. मतलब एक बार कोई चीज अगर फॉलो हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस बेसिस पे फिर वो चीज फॉलो होता रहे. ठीक है. फेयर वैल्यू मीन्स द प्राइस दैट वुड बी रिसीव व्हेन द एसेट इज सोल्ड और पेड और ट्रांसफर्ड अ लायबिलिटी इन एन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट द मेजरमेंट रेट. कुछ नहीं है फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू क्या है, मार्केट प्राइस और कुछ नहीं. फेयर वैल्यू मीन्स मार्केट प्राइस. Stating differently, it is a price which a buyer would be willing to pay for an asset and seller would be willing to accept. तो कुछ नहीं, एक लाइन में समझेंगे, मार्केट इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू. ठीक है. एप्लीकेबिलिटी. इंड एएस अप्लाइज टू फॉलोइंग कंपनी. पहला लिस्टेड कंपनी तो था ही, हम ऊपर पढ़े ही थे. और उसके बाद है एंड कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 250 करोड़ और मोर. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंड एएस कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है. प्लस बाकी कंपनी भी चाहे तो अपने इच्छा से, मैंडेटरी तो है नहीं, लेकिन अपने इच्छा से चाहे तो वॉलेंटरीली ये एएस को वो लोग अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एएस है इंड एएस. तो हम पुराने एएस को छोड़ के इंड एएस में आ सकते हैं, वो हमारा चॉइस है.
हमारे ऊपर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के ऊपर जिनका टर्नओवर या नेटवर्थ जो भी 250 करोड़ से ऊपर है उन लोगों के ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। क्लियर है इतना? क्या क्लियर है? तो कंप्लीट हुआ हमारा टॉपिक एएस, आईएफआरएस, इंड एएस। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था। छोटा सा वीडियो बनेगा इसका, हम लोग एक नया टॉपिक और कंटिन्यू करेंगे, एक और वीडियो बना दूंगा उसका, ताकि टॉपिक वाइज तुम्हारे पास प्लेलिस्ट में वीडियो रहे। पुराना जो भी वीडियोस नहीं देखा है प्लेलिस्ट में चल जाना, प्लेलिस्ट के अंदर सीरियली पूरा सिलेबस, जैसा जैसा सिलेबस है तुम्हारा पूरा एग्जैक्ट सिलेबस के हिसाब से पूरा सीरियली वीडियो अपलोड किया गया है। जो भी डाउट होगा तुम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे पूछो, कंफर्म तुमको रिप्लाई दूंगा। जो भी तुमको प्रॉब्लम्स होता है तुम कमेंट में लिखो, पसंद आ रहा है तो कमेंट में लिखो, नहीं पसंद आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, सब कुछ तुम कमेंट में लिखो। और कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम इसको शेयर कर सकें, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं ये जो बीकॉम का फ्री एजुकेशन है इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू।